हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज का लेक्चर अगेन क्लास 11th के लिए है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो आपका चैप्टर नंबर 2 उसका पार्ट सेकंड है, मतलब लेक्चर नंबर 2 है आज। तो हेडिंग डालिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे कुछ लॉज डिस्कस किए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्लियर। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने आपके साथ दो लॉज को डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्लियर। ये दो लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्ट का मास है वो आपके किसके मास के इक्वल होगा, आपके रिएक्टेंट के मास के। मतलब जो फर्स्ट लॉ है हमारा उसमें सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट ये बराबर होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट की। क्लियर। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, कि कहीं किसी भी सोर्स से आप कोई भी केमिकल कंपाउंड या नेचुरल कंपाउंड ले लीजिए, उसमें जो एलिमेंट्स का प्रपोर्शन होगा वो कैसा होगा, आपका डेफिनेट। जैसे आपका टैप वाटर, सी वाटर और रिवर वाटर, इन तीनों ही टाइप के वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो था वो कितना था आपका 1:8, 1:8 और 1:8 था। क्लियर। सोर्स आपका कोई भी हो लेकिन जो एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये दो लॉज थे। आज का जो थर्ड लॉ हमें शुरू करना है इसमें, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन हमसे क्या कहता है या हमें इसमें क्या समझ में आता है। मल्टीपल प्रपोर्शन के लॉ में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन हमसे कहता है कि कोई दो एलिमेंट्स लिए हमने। अब ये जो दो एलिमेंट्स हमने कार्बन और ऑक्सीजन एग्जांपल के लिए हमने लिए, अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये कंबाइन करके आपके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, या ये कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो यहां 12 रेशियो 16 2 32, 12 16 12 रेशियो 16। तो when two elements combine to form more than one compound, when two elements combine to form more than one compound, their ratio of mass, उनके मास का जो रेशियो रहेगा वो किसमें रहेगा, आपका सिंपल रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो लिख देते हैं हम इस, when two elements combine to form more than one compound, to form more than
one compound, then the different mass of one element, then the different mass of one element, different mass किसका है यहाँ पर, ऑक्सीजन का, then the different mass of one element combined with a fixed mass of other element, with a fixed mass of other element. मतलब कार्बन का मास यहाँ पर फिक्स है और ऑक्सीजन का मास यहाँ पर डिफरेंट है. एक बार ऑक्सीजन 32 में है और एक बार 16 में है. तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन समझ में आया. नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन हमसे क्या कहता है कि व्हेन, या हमने पहले समझ लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे. हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और कार्बन और सल्फर मिलकर यहां पर कार्बन सल्फाइड बनाएगा. कार्बन 12 होगा, ऑक्सीजन 16 और सल्फर आपका 32. तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12 रेशियो 16 टू 32. क्लियर. कार्बन और सल्फर में कार्बन सल्फाइड, ये हो जाएगा 12 रेशियो 32 इंटू 2 64. सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर है आपका 32 और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा आपका 32. क्लियर हुआ इतना. अब देखिए इसमें ऑक्सीजन के जो मास है वो दोनों बार इक्वल है. कार्बन डाइऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना आ रहा है आपका 32 आ रहा है. तो 3 एलिमेंट्स लिए हमने इसमें और 3 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का हमने जो मास है वो फिक्स कर लिया. मास फिक्स करने के बाद ये जो अलग अलग मास के हमने 2 एलिमेंट्स लिए थे कार्बन और सल्फर, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और कार्बन सल्फाइड बनाएंगे तो कार्बन सल्फाइड का जो मास है, ये मास और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मास, इनका रेशियो जो आएगा वो आएगा आपका सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड को अगर हम कंपेयर करें तो 32 और 64 कितना है 1/2. सिंपल होल नंबर रेशियो है 1 से 2. कार्बन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कंपेयर करें तो ये गया 64 और 32 इंटू 2 है और यहां पर आपका हाफ है. तो सिंपल होल नंबर रेशियो में है. तो हमसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड separately with the third element, with the third element, with the third element with a fixed mass, with a fixed mass then the ratio of masses
then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio of masses in which they do themselves. ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के बाद नेक्स्ट आता है आपका गेल-यूसेक लॉ. गेल-यूसेक लॉ आपका गैसेस के लिए अप्लाई होता है केवल. गेल-यूसेक लॉ आपका केवल कहां अप्लाई होगा? गैसेस पर. तो नेक्स्ट है आपका गेल-यूसेक लॉ. गेल-यूसेक लॉ क्या कहता है हमसे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure, at constant temperature and pressure, when gases reacts या आप लिख सकते हैं when gases combine or produced, या तो गैसेस कंबाइन करें या गैसेस प्रोड्यूस हो. व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस, द वॉल्यूम ऑफ reactant is in a whole number ratio to the product. सपोज H2 और Cl2 हाइड्रोजन भी गैस है और क्लोराइड भी गैस है. ये कंबाइन करके 2HCl बना रहे हैं. हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 1 है और क्लोरीन का भी यहां वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम 1 दिया हुआ है. तो HCl का क्या आएगा? वॉल्यूम 2. सपोज एक और रिएक्शन लेते हैं, मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया. CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट मिलेगी कुछ. क्लियर? तो यह मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. मीथेन का क्या है? यहाँ पर 1 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या वॉल्यूम आएगा? वॉल्यूम 1 आया. तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनके बीच में होल नंबर रेशियो होना चाहिए. कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये हमारा गेल-यूसेक लॉ है. लास्ट हमारे पास बचता है एवोग्रेडो हाइपोथेसिस. तो एवोग्रेडो हाइपोथेसिस हमसे क्या कहती है? एवोग्रेडो हाइपोथेसिस भी आपकी फिजिकल कंडीशंस पर बेस्ड है. मतलब यहां भी जो टेम्परेचर और प्रेशर रखेंगे वो हम क्या रखेंगे? आपका कांस्टेंट. तो हेडिंग डालिए. हेडिंग डालेंगे
एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, the volume of gases is equal to the number of molecules। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। इसको नोट करिए, पेन चेंज करते हैं जब तक। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर की कैपेसिटी है 100 ml, 100 ml इसकी क्या है? कैपेसिटी। और इसमें हमने कोई गैस भरी हुई है। गैस इस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस की हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपका? 100 ml। और बात करें हम अगर इस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो वो भी कितने हो जाएंगे आपके? इसके इक्वल। एवोगैड्रो नंबर हमसे यही कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? अगर हमारे पास Y वॉल्यूम है या हमारे पास X वॉल्यूम ऑफ किसी भी गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड का है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इसके X होंगे। अगर हमारे पास X/2 वॉल्यूम ऑफ मीथेन का है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ये भी X/2 हो जाएंगे। हमारे पास 4x वॉल्यूम ऑफ है हमारे पास सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 4x। मतलब जितना वॉल्यूम उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ? नोट करें इसे, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा और है। जो 1 मोल होता है आपका, ये क्या है? नंबर है। और ये नंबर आपका किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये कहलाता है आपका एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? जैसे आपको बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओ एटम की बात कर रहे हैं यहां पर, मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, एटम की बात हो रही है। तो इसमें कितना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। बात करें 1 मोल ऑफ H2 की, H2, इसकी वैल्यू भी 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। बात करें अगर हम 1 मोल ऑफ N2, ये भी 6.022 इंटू 10⁻23 कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है आपकी? ये 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर हुआ? अब हमसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर
मास, मास अपॉन मोलर मास। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, वॉल्यूम गिवन, कोई भी वॉल्यूम गिवन है अपॉन 22.4 लीटर। क्लियर? वॉल्यूम गिवन, ये वॉल्यूम जो गिवन होगा वो एसटीपी पर होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक, स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है हमारा? 22.4 लीटर होता है। ठीक, तीसरा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल्स गिवन, नंबर ऑफ मोल्स, ये बराबर होता है मॉलिक्यूल्स गिवन अपॉन 0.6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मास के फॉर्म में दिया है, वॉल्यूम के फॉर्म में दिया है, और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दिया है, तो तीनों ही तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था छोटा सा लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। आगे भी इसके कुछ और लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।